तो डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के इस क्लास में जो पहला क्लास आपका है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक प्राचीन भारत का प्रश्न है तो पढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा क्रोनोलॉजी आपको बता दें कि आखिर भारतीय इतिहास की संरचना में कालों का जो विभाजन है वो कैसा है। तो इस क्रम में जो हमें आपको बातें बतानी है, सबसे पहले कि भारत का एक समृद्ध प्रॉस्पेरस हिस्ट्री रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें अपने प्रॉस्पेरिटी का पता खुद के द्वारा नहीं चल के बल्कि अंग्रेजों के द्वारा पता चला। और इस तरीके से अंग्रेजों ने जो भारतीय इतिहास के जो काल का विभाजन किया वो सांप्रदायिक आधार पर किया। और ब्रिटिशों का भारतीय इतिहास को पढ़ाने या समझाने का उद्देश्य ये था कि हम इतिहास के माध्यम से जितना हो भारतीयों को निम्न दिखा सकें और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर सकें। इस क्रम में जो अंग्रेजों ने सबसे बड़ी चाल चली वो ये कि इन्होंने ये कह दिया कि भारत के लोगों को यानी पीपुल ऑफ इंडिया इतिहास से अपरिचित। यानी कहने का मतलब ये है कि इतिहास ये लोग नहीं लिखा करते थे और इस तरीके से प्राचीन भारत का कोई इतिहास नहीं मिलता है। और इसके पीछे जो कॉज था, कारण था कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कह दिया कि प्राचीन भारत का कोई इतिहास नहीं था। तो उसके पीछे कॉज ये था कि इन्होंने यूरोपीय इतिहासों से तुलना की। इतिहास लेखन का इंग्लिश होगा हिस्टोग्राफी, से क्या किया, कंपैरिजन किया, तुलना किया कि यूरोप में शुरू से जो इतिहास लिखा जाता था उसमें तिथियों का क्रमवार वर्णन किया जाता था। तो उस तरीके से भारत में जो किताबें मिली, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, उनमें इस प्रकार से तिथियों को स्थान नहीं दिया गया। और दूसरा ये कि यूरोपियन इतिहास में राजाओं और महाराजाओं का ज़्यादा वर्णन है। तो यूरोप हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन में एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड बन गया कि यदि राजाओं महाराजाओं का तिथियों के साथ, डेट के साथ अगर एक्सप्लेनेशंस किया जाए तो इसी को हिस्ट्री बोलते हैं। जबकि भारत में इतिहास की परिभाषा ये नहीं थी, बल्कि भारत में इतिहास की परिभाषा कुछ अलग थी। तो इस क्रम में जो भारतीय इतिहास लेखन था, जो इंडियन हिस्टोग्राफी था, वो यूरोप से अलग था। और अलग किस रूप में था कि हमारे देश में यानी भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चीज की प्रधानता थी। और इसी बात का विवरण
प्राचीन पुस्तकों में मिलता है हम लोग को। तो इस तरीके से जीवन गुजारने का या शासन पद्धति का जो पैटर्न था वो यूरोप और भारत में एक तरह नहीं था। यूरोप में राजाओं महाराजाओं का महत्व था, उनकी घटनाओं से संबंधित बातें लिखी जाती थी। इसीलिए यूरोपीय इतिहास में राजाओं महाराजाओं का तिथियों के साथ विवरण को इतिहास कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ जीवन का असल उद्देश्य राजाओं महाराजाओं या तिथियों से नहीं था। हमारे देश में जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति थी। ये चार जो थे वो हमारे सनातन धर्म का जो था वो स्टेज था, 4 स्टेज था। यानी व्यक्ति को इन 4 स्टेज में से गुजरना पड़ता था और इन 4 स्टेज के लिए अलग अलग आश्रम थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो शुरू धर्म हमने आपको लिखा, तो इसके लिए जो पहला आश्रम था उसको हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जानते थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता था तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक उसको एक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता था। उसके बाद अगला जो 25 वर्ष था, जो अर्थ का मतलब था, ये इसमें अर्थ और काम दोनों शामिल होगा, और वो उसको गृहस्थ आश्रम बोलते थे। यानी जिसमें आदमी अपना घर बसाता था, विवाह करता था, पैसा कमाता था और बच्चे पैदा करता था। तो इस ढंग से 50 वर्ष की आयु वो पूरा करता था अर्थ और काम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ये मोक्ष में 2 आश्रम थे। एक आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम और दूसरा आश्रम था संन्यास आश्रम। तो ये भी 25-25 वर्ष का था। तो 50 से लेकर 75 साल तक व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहता था। यानी घर से उसके लगाव तो होते थे, लेकिन अधिकांश समय तपस्या के लिए वनों में गुजारा करता था। घर से पूरा डिस्कनेक्शन नहीं होता था। लेकिन 75 साल आयु के बाद वो टोटली सन्यासी हो जाता था। यानी घर से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। तो सनातन धर्म ये 4 आश्रमों पर चल करके 4 कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो जितनी भी प्राचीन ग्रंथें लिखी गई उसमें मुख्य रूप से वर्णन जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का है। तो इसलिए हमारे देश में इतिहास का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरा ये कि जो पुराण है, तो कुल हमारे यहाँ 18 पुराण है। और पुराण ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो यूरोप में राजाओं और महाराजाओं और तिथियों की बात वो कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी इसका वर्णन है। कैसे? तो पुराण में 5 भाग होते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, आकाश, काल, वंश और वंशानुचरित। तो कोई भी पुराण आप उठाइए, उसके 5 खंड होंगे। यानी 5 तरीके की बातें उसमें लिखी रहेंगी पुराणों में। तो उसमें जो वंशानुचरित वाला भाग है, ये पूरा का पूरा इसमें राजा और महाराजाओं का वर्णन आपको मिलेगा। जैसे मगध साम्राज्य का जो पहला जो डायनेस्टी आप पढ़ते हैं वो हर्यक वंश पढ़ते हैं। लेकिन हर्यक वंश से पहले भी वृद्धर्थ वंश था और इसके भी शासक हुए। और इसके पुरातात्विक प्रमाण है कि आप जाइएगा राजगीर में घूमने के लिए, उसकी पहाड़ी पर एक जगह मिलेगा जरासंध की बैठक।
तो जरासंध वीरदर्थ वंश का ही शासक था और उसकी बैठक के पुरातात्विक साक्ष्य, वहां पर बैठ करके वो 5 पहाड़ियों पर नियंत्रण रखता था। आप जा करके खड़ा होंगे वहां पर तो जो राजगीर की 5 पहाड़ियां हैं वो सब वहां से दिखाई पड़ जाएगा आपको, और जहां जहां से रोड आता है सब आप देख लेंगे आप। इसी प्रकार से वहां एक मल्ल युद्ध हुआ था भीम के बीच में, जरासंध के बीच में। तो मल्ल युद्ध जहां पर हुआ था, यानी लड़ाई जहां पर हुई थी, वह स्थान भी है। तो ये सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है? पुराणों के माध्यम से मिलती है। मौर्यों तक की जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। तो इस प्रकार अंग्रेजों का ये कहना कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी थी, इस आधार पर भी गलत साबित होता है। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कलहन, आपने नाम सुना होगा। ये कश्मीर का कारकोट वंश के अधीन ये राजकवि था और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ठीक है। ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है और इसमें एक बात कहा है कलहन ने कि राजा के दरबार में जो है वो एक व्यक्ति होता था, प्रत्येक राजा के दरबार में, जो घटनाओं को तिथिवार लिखा करता था। सॉरी, ये कहता था कि राजा के दरबार में होना चाहिए शुड बी, जो सारी घटनाओं को लिखे। और इसकी राजतरंगिणी भी कुछ इसी तरह से लिखा गया था। इसकी पुष्टि कौन करता है? तो एक विदेशी यात्री है ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। सुयुकी, क्या सुयुकी इसका जो है वो यात्रा विवरण है, पुस्तक का नाम है। इसमें यह कहता है बजाबते तौर पे एविडेंस के साथ कि प्रत्येक भारत में प्रत्येक राजा के दरबार में एक लेखक होता था जो घटनाओं को लिखा करता था। तो अगर यूरोपीय इतिहास के इतिहास लेखन से भी तुलना करें हम लोग, तो भी भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का प्रमाण ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध है। इसलिए अंग्रेजों का ये कहना कि भारत के प्राचीन काल के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं थी, ये पूरी तरीके से आज के वैज्ञानिक युग में निराधार साबित होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एज ए टीचर हमको जानकारी जो हो वो आपसे शेयर करें। तो ह्वेनसांग का एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया है। आप नालंदा में जाएंगे तो जो नालंदा का खंडहर है, तो उसी से का 2 किलोमीटर और अंदर रोड गई है, तो उस रोड में जाइएगा आप तो ह्वेनसांग का जो है वो मंदिर है। तो ह्वेनसांग का मंदिर देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो गया है अब, तो ह्वेनसांग जो चीन से चला है तो कैसे कैसे चला है, कहाँ कहाँ रुका है और कहाँ कौन सी घटनाएं घटी हैं, ये पूरे वो मंदिर एक्चुअली पूजा स्थल नहीं, एक तरह का संग्रहालय समझ जाइए। तो पूरा इस ढंग से दीवारों पे बड़े बड़े स्लाइड में, वो स्लाइड बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी इतना चौड़ा चौड़ा है और उसमें इस तरह का लेटर्स है। तो एक तरह से समझिए कि पूरा उसका हिस्ट्री आपको वहाँ मिलेगा और आप कम से कम अच्छा खासा समय लेकर के जाइए, नहीं कि गए ऐसे हु कर लिया अंदर में घुस के, क्योंकि हु कीजिएगा तो आवाज़ गूंजता है। तो हम गए तो ज़्यादातर लोग यही कर रहा था, लेकिन आप लोग शांति के साथ उसको पढ़िए और पढ़ करके समझिए, ताकि आपके प्रांत में वो चीज़ है और आपको अगर जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य की बात है। तो और इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने पढ़ाया आपको अभी, तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ कि अगर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आप लिखेंगे मेंस के हिसाब से, तो इंट्रोडक्शंस में इतनी बातें आपको लिखनी होंगी। अब आप लिखिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए, दूसरा स्लाइड ले। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, स्रोत के
प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ सोर्सेस। तो प्राचीन भारत की जानकारी हम लोग को मिलती है, उसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे एक तो है साहित्यिक, लिटरेरी, दूसरा विदेशी विवरण, फॉरेन ट्रेवलर, और तीसरा है पुरातत्व। यानी आर्कियोलॉजी। तो ये तीन स्रोत हैं जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर साहित्य की बात बने तो इसे भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक धार्मिक स्रोत, यानी रिलीजियस सोर्स, और दूसरा गैर धार्मिक स्रोत या गैर धार्मिक साहित्य, जो भी कह लीजिए आप, यानी नॉन रिलीजियस सोर्स। ठीक है। अगर धर्म के क्षेत्र, धार्मिक साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो चूंकि प्राचीन काल में तीन धर्म काफी महत्वपूर्ण थे, तो इसके भी तीन भाग हो जाएंगे। एक सनातनी स्रोत, हम सनातनी स्रोत जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि उस समय हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। उसके बाद बौद्ध स्रोत, बौद्ध धर्म भी प्राचीन काल में भारत में उदित हो गया था। इसके अलावा जैन स्रोत। तो ये तीन धार्मिक ग्रंथों का विवरण आपको पढ़ना है, उससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलेगी। और जहां तक गैर धार्मिक में होगा तो इसमें विभिन्न लेखकों की पुस्तकें, प्राचीन काल में भी बहुत सारे लेखक हुए हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तो उसका भी विवरण आपको इसमें मिलेगा, लेखकों की पुस्तकें। ठीक है। अब फॉरेनर ट्रेवलर्स की बात है जहां तक, तो इसमें सबसे पहले जो आता है गुप्त काल में वो फाहियान आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। उसके बाद दूसरा आता है ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आता है। तीसरा जो है इत्सिंग, ये 975 ईस्वी में आता है। इसके अलावा ह्यूली, ये ह्वेनसांग का जीवनी लेखक है, आया नहीं है यहाँ भारत में। इसके अलावा सुलेमान अल इदरीसी, ये सब बहुत सारे हैं जो फॉरेनर ट्रेवलर से भारत में आते हैं। सबसे बड़ा है अल बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ आया था, लेकिन भारत के प्राचीन काल का भी वो विवरण देता है। किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद उसकी सबसे मशहूर पुस्तक है और भारत के प्राचीन कालीन अध्ययन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है विश्व स्तर पर। पुरातत्व में जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। जो भी सामग्री है जैसे हड़प्पा सभ्यता का, तो वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में, वैदिक कालीन
जो सभ्यताएं हैं उसमें कोई भी इस तरह का मोन्यूमेंट्स हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो भवन हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, उसके बाद सिक्कों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि बाद में चल करके हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में जो सिक्के जारी हुए वो तो पंच मार्क कॉइन्स थे, आहत सिक्के थे, माने जिस पर कोई लेख नहीं था। लेकिन जब हिंद यूनानी आक्रमण होता है प्रथम शताब्दी ईस्वी में, तो वहाँ से लेखयुक्त सिक्के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उससे बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिलती है। इसके अलावा पुरातत्व में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अभिलेख, और अभिलेख में अशोक ने जो अभिलेख खुदवाया था उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी शासकों ने अभिलेख खुदवाया। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, तो इसके अंदर की जितनी बातें हैं वो फिर आपको एक एक कर करके हम बताएंगे। आज के क्लास का उद्देश्य हमारा यही है कि सोर्सेस के संबंध में जो ऊपरी जानकारी थी वो हमने आपको दिया। अब इसके अंदर की जितनी बातें हैं, किसने क्या कहा, क्या विवरण दिया, ये हम लोग बाद के क्लास में देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि एक क्लास में ये संभव नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।